हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज हमारा 49 पार्ट है। इसके पहले हम 48 पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक हमारे 48 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जितने वीडियो के क्वेश्चन हैं वो सभी यूपी आर्मी या इसरो के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप डीएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं या लखनऊ मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं या नोएडा मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं या आप डीआरडीओ में टेक्नीशियन बी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पिछले 5 ईयर में जो मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया है इन सभी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो कम्युनिकेशन से चल रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, संचार पद्धति से। तो उसी क्रम में अभी मेरा पक्का चल रहा है दोस्तों। इसमें चल रहा है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हमने काफ़ी क्वेश्चन कल डेट में कराए थे, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। उसके बाद आज मैं शुरू कर दूंगा, इसी में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के भी क्वेश्चन ले लेंगे। एक आध क्वेश्चन आपका आ जाएगा फेज मॉड्यूलेशन का भी। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों एक सूचना है उन स्टूडेंट के लिए जो अभी ITI कर रहे हैं या ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। उनके यहाँ भी कम्युनिकेशन के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं उनके यहाँ भी 40% क्वेश्चन जो है, ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, ए 20 किलोवाट कैरियर इज साइनोसोडली मॉड्यूलेटेड बाई 2 कैरियर corresponding to a modulation index of 20% and 40% respectively, तो दी टोटल रेडिएटेड पावर इज। ठीक है, एक 20 किलोवाट की कैरियर है, उसको दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के द्वारा मॉड्यूलेट किया जा रहा है, जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 20% एंड 40% दिया हुआ है। तो उसमें पूछ रहा है कि टोटल पावर कितनी विकृत होगी। ठीक है, तो टोटल पावर आपको ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या दिया हुआ है, इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ 20% एंड 40%। ठीक है, तो हम टोटल मॉड्यूलेशन निकाल लें अगर एम टी इक्वल टू, ठीक है, एम टी इक्वल टू का टोटल मॉड्यूलेशन निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, √m1 स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल मॉड्यूलेशन mt का फार्मूला होता है। तो इसको अगर हम लिख लेते हैं डायरेक्टली ऐसे ही, क्योंकि इसको हमको यूज करना है आगे, तो हम लिख सकते हैं इसको mt का स्क्वायर इक्वल टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। इस फार्मूले को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि 20% है और 40% है। 20% का 0.2 आएगा, 40% का 0.4 आएगा। तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 प्लस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.20। यानी हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो मान आया, क्या आया, mt इक्वल टू आ गया, mt स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0.2। ठीक है, 0.20 भी कर सकते हो, लेकिन 0 पॉइंट के बाद अगर 0 कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 0.2 आ गया हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, 0.2 mt का मान आ गया हमारा 0.2। अब हम टोटल पावर का फार्मूला लगाएंगे। टोटल पावर का फार्मूला हमारा क्या होता है, होता है PT इक्वल टू PC1 प्लस mt स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो कैरियर पावर हमारी दी गई है 20 किलोवाट, तो 20 हम लिख लेंगे, किलोवाट को बाद में उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस अभी हमने निकाला मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान, mt इक्वल टू आ गया था 0.2 अपान 2। तो 0.2 से 2 कट जाएगा तो 0.1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0.1 में अगर 0.1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल पावर PT इक्वल टू
20 × 1.1, क्योंकि 1 में अगर हम 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1 हो जाएगा। अब 20 से 1.1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, लगभग 22 किलोवाट पावर हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल पावर पीटी इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ गई, टोटल पावर पीटी इक्वल टू आ गई हमारे 22 किलोवाट। कितना आ गई दोस्तों, 22 किलोवाट। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए मेरा मेन मकसद क्या है इस तरह के क्वेश्चन कराने का, क्योंकि कम्युनिकेशन से वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन 100% एक नए क्वेश्चन ज़रूर देता है। ठीक है, वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे आपका DRDO हो, चाहे आपका इसरो के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, या UPR का एग्ज़ाम देंगे आप, या आपने DMRC, LMRC या नोएडा मेट्रो किसी का भी एग्ज़ाम दिया है आपने, तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलता है इस फार्मूले के बेस पे। ठीक है, इसलिए आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक कैंडिडेट से आप एक नंबर आगे हो जाएंगे। एक नंबर आगे होने का मतलब आप अपने पीछे काफ़ी स्टूडेंट को छोड़ देंगे। ठीक है, इसी क्रम देते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड परिवर्तित होता है। या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आवृत्ति के साथ कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड परिवर्तित होता है। या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आवृत्ति के साथ कैरियर सिग्नल की आवृत्ति परिवर्तित होती है। या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ कैरियर सिग्नल की आवृत्ति परिवर्तित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमें पूछ लिया है इसका मतलब कि इसकी डिफिनीशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिफिनीशन क्या होती है, डेफिनेशन हमारी क्या होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट है। देख लीजिए हमारा क्या, मान लीजिए कि हमारा कोई कैरियर सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। ये कैरियर है, इसे मान लीजिए पहले क्या हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हमारा EMT है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, हाई लेवल की कैरियर है। ठीक है, ये हाई लेवल की हमारी कैरियर है और इसको इसके साथ हमको मॉड्यूलेट करना है। जब इसको हम इसके साथ मॉड्यूलेट करेंगे तो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लो, ठीक है, वो ऐसे होता है हमारा। ठीक है, इस तरह, क्योंकि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, ठीक है, लो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, तो उसे हम हाई, जब कैरियर से मॉड्यूलेट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर मॉड्यूलेशन के साथ, तो हमें क्या होगा कि मॉड्यूलेशन जो हमारा आयाम होता है वो वैरी करता रहता है। ठीक है, आयाम कहीं बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है, कहीं घट जाता है, फिर कहीं बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो आयाम होता है, मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरी विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ में हमारा जो कैरियर का आयाम होता है वो परिवर्तित होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बारे में आपको बता देते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी मेन सूचना होती है उसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं या बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होता है, जिस सिग्नल में हमारा इन्फॉर्मेशन होता है उसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। ठीक है, कैरियर में हमारी कोई सूचना नहीं होती है। कैरियर मतलब क्या होता है, वाहक। ठीक है, तो जो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है उसमें कोई सूचना नहीं होती है, लेकिन जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो सूचना होती है वो लो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, लो आवृत्ति का वो सिग्नल होता है। तो हम तो कैरियर से जब मॉड्यूलेट करते हैं उसे हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके हम सिग्नल को काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का होगा, ठीक है, अगर लो फ्रिक्वेंसी का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा तो उसको रिसीव करने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके लिए बहुत हाई लेवल का एंटीना लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हम कैरियर के साथ मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बिफोर ट्रांसमिशन मैसेज सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर सिग्नल फॉर। मैसेज सिग्नल के स्थानांतरण से पूर्व कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करते हैं क्यों? ठीक है, ये आपको बताना है। जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है या बेस बैंड सिग्नल होता है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, उससे अगर हम स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र के पहले हम उसे जो है कैरियर के साथ मॉड्यूलेट क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है डिक्रीज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई को घटाने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मैसेज सिग्नल के आयाम को बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मैसेज सिग्नल के आयाम को घटाने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, हमने अभी बताया था कि हम जो है कैरियर, जो हमारा बेस बैंड सिग्नल होता है, जो मैसेज सिग्नल होता है, उसको हम कैरियर के साथ मॉड्यूलेट इसलिए करते हैं कि जो हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, उसकी जो है हाइट को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई को घटाने के लिए ही हम कैरियर के साथ मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर मैक्सिमम पावर इन एएम। ठीक है, एएम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अधिकतम पावर के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना होना चाहिए? ठीक है, हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें अगर अधिकतम पावर के लिए हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम का मान कितना रख सकते हैं? दोस्तों, अगर एम का मान हम 1 रखते हैं तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना होना चाहिए? एम इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, शुड बी 1। ठीक है, 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होगा, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा तो हमारा उसका मान कैरियर जो हमारी अधिकतम पावर होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका क्या होता है, इस रिलेशन हमने बताया था कल भी, आज बता देता हूँ। इसका जो रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारा जो टोटल पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम स्क्वायर के। तो जितना हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा उतना ही हमारी पावर, टोटल पावर अधिकतम होगी। तो इसलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हमेशा 1 रखते हैं मैक्सिमम पावर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन स्कीम इज मोस्ट बैंड विड्थ एफिशिएंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मॉड्यूलेशन पद्धति की अत्यधिक बैंड विड्थ दक्षता होती है? सबसे अधिक बैंड विड्थ दक्षता किस मॉड्यूलेशन टेक्निक की होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फेज मॉड्यूलेशन, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, तो अगर हम बैंड विड्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे अधिक दक्षता किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी की होती है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। क्योंकि इसकी बैंड विड्थ क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बीटी निकालें तो बीटी इक्वल टू होता है ओनली डब्लू। ठीक है, लेकिन अगर हम एम के निकालते हैं, एम के बैंड विड्थ निकालते हैं तो बीटी इक्वल टू हो जाता है 2W। ठीक है, लेकिन अगर हम एफ के निकालते हैं, एफ की ट्रांसमिशन बैंड विड्थ बीटी इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू डेल एफ प्लस एफ। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक बैंडविड्थ एफ की होती है। तो इसलिए सबसे अगर देखा जाए तो सबसे कम बैंडविड्थ किसकी है? ठीक है, जिसकी इफिशियंसी सबसे अधिक होती है वो होती है हमारी सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो क्या होता है वो डबल साइड बैंड, इसको बोला जाता है डबल साइड बैंड। ठीक है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, डबल साइड बैंड DSB FC बोलते हैं इसे, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। मतलब इसमें 2 साइड बैंड भी होती हैं, 2 साइड बैंड के साथ कैरियर भी होता है, ये सब ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसकी बैंड विड्थ इसीलिए सबसे अधिक होती है। और इसमें क्या होता है कि पावर का लॉस बहुत अधिक होता है, लगभग 1/3। ठीक है, 1/3 पावर जो है ये होती है, बाकी 2/3 पावर हमारी क्या होती है वो कैरियर में लॉस हो जाती है। लगभग 66.6% पावर जो हमारी कैरियर में लॉस होती है, जो कि कैरियर में कोई सूचना नहीं होती है, लेकिन इतनी पावर हमारी कैरियर में लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कैरियर को हमने सप्रेस कर दिया। जब कैरियर्स को सप्रेस किया, कैरियर्स को हटा दिया, तो वहाँ पर हमें क्या यूज किया हमने? सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, मतलब ओनली एक साइड बैंड। ठीक है, हमने जो बताया था आपको, ये हमारे साइड बैंड। ठीक है, हमने बताया था कि ये होते हैं हमारे, ये होता है हमारा FC होता है, ये होता है हमारा अपर साइड बैंड जिसे बोलते हैं USB, ये होता है हमारा लोअर साइड बैंड। ठीक है, हमारी क्या होती है सूचना दोनों बैंड में सेम होती है। अपर बैंड में जो सूचना है वही सूचना हमारी क्या है लोअर साइड बैंड में भी है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों बैंड को भेजने से कोई मतलब नहीं निकलता था, क्योंकि पावर की लॉस ज़्यादा होती थी, खर्च ज़्यादा पड़ता था। तो इसलिए हमने एक ही बैंड को भेजना स्टार्ट किया।
तो एक बैंड को भेजते थे तो कैरियर के साथ भेजते थे, लेकिन बाद में हमने क्या किया, कैरियर को भी हमने हटा दिया। जब कैरियर को हटा दिया तो ओनली हम सिंगल साइड बैंड को भेजते थे, तो वही ये सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, मतलब सप्रेस कर दिया, कैरियर को हटा दिया। तो उस कंडीशन में जो हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है इसकी, हमारी BT इक्वल टू कितना आ गई, W। तो इस कंडीशन में इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे अधिक होती है, लगभग 83% के आसपास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और सबसे अधिक बैंडविड्थ किसकी होती है दोस्तों, FM की होती है। इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ बहुत अधिक होती है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज मोर देन 100%, यदि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 100% से अधिक होगा तब क्या होगा। ठीक है, मैंने इसको कल बताया था दोस्तों आपको। ठीक है, वही क्वेश्चन आज पूछ लिया है। ठीक है, यदि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान, ठीक है, 100% से अधिक होगा, मतलब क्या कह रहा है कि यम का मान ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, 100% को हम 1 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम वैल्यू के रूप में लेंगे तो 1 लेगा, परसेंटेज के रूप में आएगा तो 100 आएगा। ठीक है, तो यम इक्वल टू अगर 1 लेते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो उसके वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पावर ऑफ द वेव इंक्रीजेज, तरंग की शक्ति बढ़ जाती है, या एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजेज, संचरण की प्रभाविता बढ़ जाती है, या दी वेव गेट्स डिस्टार्टेड, तरंग विरूपित हो जाती है, या बैंडविड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, बैंडविड्थ इंक्रीजेज हमने बताया था कि अगर यम का मान ग्रेटर देन 1, अगर यम का मान यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से अधिक होगा, तो उस कंडीशन में सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, विरूपित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो वेव फॉर्म होगी वो डिस्टार्टेड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसमें नॉइज अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हमेशा लेस देन 1 से कम ही रखते हैं। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। If the radiated power of AM transmitter is 10 kilowatt, the power in the carrier for modulation index of 0.6 is nearly। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लगातार मैं देखा हूँ पिछले 5 वर्षों से ये लगातार एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग में, इसे आप बोल सकते हो ट्रेंडिंग। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, सेम टू सेम, एकदम डिक्टो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, कोई चेंजेज नहीं। अगर आपको बताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें भी एकदम रटा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन हमको मिल जाता है तो मैं डायरेक्ट यही ऑप्शन मांग के चला जाता हूँ 8.47, मैं कुछ नहीं करता हूँ इसमें। ठीक है, बस मैंने क्वेश्चन देखा 8.47 किलोवाट मैंने मार दिया। ये एकदम सेम क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में लिख लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपको यूपी आर्मी में क्वेश्चन टकरा जाए। ठीक है, या इसरो में क्वेश्चन मिल जाए। ये जितने एग्ज़ाम दिए हैं, जेई लेवल का हो, ITI लेवल का हो, ठीक है, हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें कैरियर पावर दी गई है। ठीक है, ट्रांसमीटर की विकृत पावर जो है, टोटल मतलब विकृत पावर है 20 किलोवाट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही है, कह रहा है कि एक AM ट्रांसमीटर की विकृत विद्युत जो है 10 किलोवाट है। ठीक है, जो टोटल पावर हमारी दी गई है 10 किलोवाट दी गई है। PT इक्वल टू हमको दी गई है क्या, 10 किलोवाट। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा यम का मान दिया हुआ है 0.6, यम का मान दिया हुआ है 0.6। इसके लिए कह रहा है कैरियर में विद्युत पावर। ठीक है, तुम्हारी कैरियर पावर PC की बात कर रहा है, PC का मान क्या है वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से वही फार्मूला लगाएंगे, टोटल पावर का फार्मूला। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, हम लगाएंगे PT इक्वल टू PC 1 + m²/2। देखिए दोस्तों, मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आप भी फार्मूले को बार बार लिखा करें। ठीक है, जब फार्मूले आप बार बार लिखेंगे तो फार्मूले आपको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए फार्मूले को याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे जब तक आपको फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल पावर हमको दी गई है 10 किलोवाट, तो ओनली 10 ले लेते हैं, किलोवाट को बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 10 किलोवाट है हमारी। उसके बाद PC हमको ज्ञात करनी है। ठीक है,
1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स मान 0.6 दिया हुआ है, 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा, 0.36/2। ठीक है, अब इसको देखें 10 इक्वल टू कैरियर पावर PC इंटू, अगर 0.236 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 0.18 आ जाएगा। 0.18 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.18। ठीक है, 1.18 आ गया। अगर हम PC इक्वल टू याद करते हैं तो PC इक्वल टू हो जाएगा 10/1.18। ठीक है, अब 10/1.18 आ गया। अगर हम पॉइंट को नीचे से हटाते हैं तो दो के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी कैरियर पावर PC इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, PC इक्वल टू हो जाएगी 10 इंटू 2 जीरो और आ जाएगा 1000/118। ठीक है, अब 118 का 1000 में अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने पर हमारा मान क्या आएगा, वही हमारा मान आ जाएगा PC इक्वल टू 8.47 किलोवाट। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है, 8.47 किलोवाट ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने भी पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यही आप ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर रट लें, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में मिलता है तो फटक से आपको मार के चले जाएंगे, तो आपका टाइम बचेगा वहाँ पे सॉल्व करने का। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। Noise has the greatest effect in a communication system when it interferes with the signal। तो शोर जो होता है, हमारा जो नॉइज होता है, वो शोर संचार तंत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रभावी होता है। ठीक है, तो जब इसके संकेत डाट में विघ्न डालते हैं, तो कहाँ पे विघ्न डालते हैं, देखिए जो हमारा नॉइज होती है दोस्तों कम्युनिकेशन चैनल में। ठीक है, जो हमारा चैनल होता है सबसे ज़्यादा नॉइज कम्युनिकेशन चैनल में ही होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है कि जब इसके साथ नॉइज जो है सिग्नल के साथ ट्रांसमिट होती रहती है तो हमारे ट्रांसमीटर तक पहुंचती है, तो जो हमारा नॉइज होता है वो कहीं ना कहीं से चैनल में विरूपण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सबसे अधिक नॉइज का जो रहने की संभावना होती है, मैक्सिमम नॉइज हमारे चैनल में होती है। ठीक है, तो इन द चैनल, तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन का आयाम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आयाम मॉड्यूलेशन पर मुख्य लाभ है। ठीक है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसका आयाम मॉड्यूलेशन पर लाभ क्या है, मेन फीचर्स उसके क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A में है कोई विरूपण नहीं होगा, या साइड बंद में पूर्ण सूचना समाहित रहती है। ठीक है, या A आवृत्तियों की चौड़ी बैंड का प्रयोग करती है, या शोर को खात्म करता है। ठीक है, शोर मतलब नॉइज नहीं होती है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस पर नॉइज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें शोर बहुत कम होता है AM के अपेक्षा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो शोर होता था, जो नॉइज होती थी, उसको हम दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते थे, आयाम लिमिटर का प्रयोग करते थे। आयाम लिमिटर सर्किट बनती है, इसको हम बताएंगे आगे आपको। ठीक है, तो थ्योरी क्लास बताएंगे तब तो इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन आप यहाँ जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज या शोर को कम करने के लिए हम आयाम लिमिटर का प्रयोग करते हैं। किसका, आयाम लिमिटर का प्रयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो नॉइज होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अगर इस नॉइज का थोड़ा बहुत नॉइज है इसको कम भी करना चाहें हम, तो हमारा जो डेविएशन अनुपात होता है, डेविएशन रेशियो होता है, उसको कम करके हम फ्रीक्वेंसी के नॉइज को और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। यही इसका मेन फीचर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आयाम मॉड्यूलेशन की तुलना में, क्योंकि इसमें शोर बहुत कम होता है, लगभग शोर सूक्ष्म होता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन फेज मॉड्यूलेशन फेज डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, एक फेज मॉड्यूलेशन में जो हमारा फेज डेविएशन होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है या किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो हमारा फेज मॉड्यूलेशन का जो फेज होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है।
तो हमारा जो फेज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुक्रमपाती होता है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के अनुक्रमपाती या प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरी विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर सिग्नल का जो आयाम होगा वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कैरियर सिग्नल का आयाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कैरियर सिग्नल की आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, ठीक है। हमने बताया था इसके पहले भी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, लेकिन आयाम मॉड्यूलेशन में उसका आयाम वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अनुसार क्या होगी, परिवर्तित होगी या वेरिएबल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 किलोहर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड with a deviation of 75 किलोहर्ट्ज द रिजल्टिंग बैंडविड्थ इज, ठीक है। एक श्रव्य आवृत्ति दी गई है ऑडियो फ्रीक्वेंसी जिसकी आवृत्ति कितनी है, 15 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। इसके अलावा हमारा डेविएशन दिया हुआ है कितना, 75 किलोहर्ट्ज, और इसको हमको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट की जाती है, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो आपको बताना है। तो हमने अभी बताया था आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो बैंडविड्थ होती है बीटी इक्वल टू क्या होती है, इसे हम कार्सन रोल भी कहते हैं, 2 इंटू डेविएशन डेल एफ प्लस EMF, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी प्लस डेविएशन, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर वैल्यू हम ज्ञात करते हैं तो हमको दिया हुआ है, ठीक है, डेविएशन फ्रीक्वेंसी दी गई है 75 किलोहर्ट्ज, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बीटी इक्वल टू 2 इंटू 75 प्लस 15, क्योंकि हमारे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज और डेविएशन फ्रीक्वेंसी 75 किलोहर्ट्ज, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 75 15 19 हो जाएगा। 90 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 180 किलोहर्ट्ज। तो एफएम की जो हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आएगी वो आ जाएगी 180 किलोहर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। मेन दोस्तों क्या है कि मेन है आपका फार्मूला। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। एफएम की जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होती है 2 इंटू डेल एफ प्लस EMF। तो डेल एफ से कहाँ, जहाँ पे डेल एफ क्या है हमारा, डेविएशन है, डेविएशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्या है, डेविएशन फ्रीक्वेंसी है। और EMF क्या है हमारा, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी आप कह सकते हो, ठीक है, या मूल सिग्नल भी कह सकते हो, ठीक है। तो EMF क्या है हमारा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल, ठीक है, या मैसेज सिग्नल। तो उसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, BSP मॉड्यूलेशन इज प्रिफर्ड इन टीबी बिकॉज, ठीक है, टीबी में BSP मॉड्यूलेशन पसंद किया जाता है क्योंकि। ये BSP क्या होता है इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। BSP क्या होता है, BSP बोलते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है, वेस्टिज साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है, वेस्टिज साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। BSP का होता है वेस्टिज साइड बैंड मॉड्यूलेशन। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है AM, ठीक है, हम AM का प्रयोग क्या करते हैं टीवी में, AM का प्रयोग टीवी में हम पिक्चर के लिए किया जाता था, पिक्चर मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था दोस्तों, इसकी बैंडविड्थ क्या अधिक होती थी। मान चलो कि ये जो हमारा है, ये कोई हमारा पिक्चर सिग्नल है, ठीक है, तो हमारा जो आयाम मॉड्यूलेशन होता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये इतना चीज़ें भेजता था। तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा बहुत पिक्चर की जो सीन होती थी वो कट जाती थी, ठीक है। तो थोड़ा सा भाग ना कटे, क्योंकि क्या होता था कि हम आ गए थे इस पर लास्ट में DHB, ठीक है, डबल साइड बैंड, ठीक है, डबल साइड बैंड। डबल साइड बैंड भेजा जाता था, तब सिंगल साइड बैंड पे आ गए थे SPSC में। ये सब क्या है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक थी। जब सिंगल साइड बैंड भेजते थे तो सिंगल साइड बैंड भेजने के साथ साथ उसमें उसका जो हमारी पिक्चर होती थी, ठीक है, वो थोड़ा सा भाग उसका कट जाता था। तो उसमें क्या किया गया, वेस्टी साइड बैंड में इसका थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ लीजिए आपका नेक्स्ट वर्जन है। तो इसमें तो पूरा तो बैंड भेजा ही जाता था,
ठीक है। एक साइड बैंड पूरा भेजा जाता था और दूसरे साइड बैंड का थोड़ा सा अंश, ठीक है, ये दूसरे साइड बैंड का थोड़ा सा अंश ले लिया जाता था, ठीक है, जिसे बोलते हैं वेस्टीज। वेस्टीज मतलब होता है थोड़ा सा भाग, ठीक है। जो हमारा वेस्टीज होता था, ये वेस्टीज क्या होता है कि एक साइड बैंड तो पूरा जाता था, ठीक है, एक सिंगल साइड बैंड या आप अपर साइड बैंड बोल रहे हो, लोअर साइड बैंड, ठीक है, एक साइड बैंड पूरा भेजा जाता था, लेकिन दूसरे साइड बैंड का एक थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, दूसरे साइड बैंड का एक थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जाता था, जिसे बोला जाता था वेस्टीज साइड बैंड। इससे क्या होता था कि हमारी जो पिक्चर होती थी, पिक्चर ट्यूब पे जो स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर कटती नहीं थी, पूर्ण रूप से पिक्चर आती थी, ठीक है। तो इसीलिए वेस्टीज साइड बैंड का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि टीवी में ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ना देके आपको वहाँ पे दिया रहता है VSB, ठीक है, वेस्टीज साइड बैंड मॉड्यूलेशन। तो हम जानते हैं कि ऑडियो के लिए तो हमारा FM यूज किया जाता है, लेकिन वीडियो के लिए वहाँ पर FM ना देके वहाँ पे आपको दिया रहता है वेस्टीज साइड बैंड, वेस्टीजियस साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है, VSB दिया रहता है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एक बार DMRC में 2016 के एग्जाम में 2 क्वेश्चन बने थे ऐसे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था पहले कि ऑडियो के लिए किसका प्रयोग करते हैं और वीडियो के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये जगह दिया था ऑडियो के लिए FM का प्रयोग करते हैं, ये जगह वीडियो के लिए दिया था AM का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया था यही सेम क्वेश्चन कि टीवी में ऑडियो और वीडियो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर ऑडियो के लिए FM का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन वीडियो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, VSB, वेस्टीजियस साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका कार्य क्या है, ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम जो डबल साइड बैंड का प्रयोग हम करते थे, तो उसमें क्या होता था कि बैंड विड्थ अधिक लगती थी, लेकिन हमारा जब वेस्टीजियस साइड बैंड आया तो बैंड विड्थ थोड़ा उसकी कम हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि टू रिड्यूस दी बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट टू हाफ, तो इसका प्रयोग क्या हो गया, इसके प्रयोग करने से बैंड विड्थ की आवश्यकता को आधा कर देता था, ठीक है। क्योंकि अगर हम AM की बैंड विड्थ की बात करते थे तो AM की बैंड विड्थ कितना होती थी, 2W होती थी, लेकिन हम वेस्टीजियस साइड बैंड की बात करते हैं, वेस्टीजियस साइड बैंड की जो बैंड विड्थ होगी FB + W, ठीक है, मतलब एक सिंगल साइड बैंड का पूरा और थोड़ा सा वेस्टीज का पार्ट, ठीक है, तो हो गया हमारी ट्रांसमिशन बैंड विड्थ। तो इससे क्या होने से बैंड विड्थ थोड़ा कम, तो इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है कि वेस्टिबल साइड बैंड दिया रहेगा और इसकी उच्चतम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो आपका ट्रांसमिशन बैंड विड्थ पूछ लेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू हमारा क्या होता है, हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उच्चतम फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे आप इसके फार्मूलों को याद रखें, ठीक है, कभी कभी इसका फार्मूला पूछ लेता है ऐसे, तो इसको याद रखें, FB + W होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिक्रीजेज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यदि आवृत्ति सिग्नल में अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम कम हो तो कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वाहक आवृत्ति हमारी क्या होगी। तो जब दोस्तों अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम कम होगा तो हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या होगी, वो भी कम होगी, डिक्रीज करेगी, घटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। यदि आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इससे पहले पढ़े होंगे, ठीक है, सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़े होंगे, तो हो सकता है आप हमारी बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है। यदि अभी आप कम्युनिकेशन पढ़े नहीं होंगे तो हो सकता है ये बातें आपको, ठीक है, स्किप कर जा रही होंगी, ठीक है, कुछ बातें हमारी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप वीडियो को एक बार देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से देखिएगा, ठीक है। तो आप इसे देखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जब हम थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे, जब एक क्रम से, ठीक है, जब एक क्रम से हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जो पार्ट हैं, ठीक है, DSB-SC क्या होता है, ठीक है, डबल साइड बैंड क्या होता है, सिंगल साइड बैंड क्या होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर क्या होता है, फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है। जब ये सब चीज़ें एक एक चीज़ें आपको कम्युनिकेशन में बताएंगे ना, तो आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। अभी हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज चला रहे हैं, ये ख़त्म होने वाला है, जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थ्योरी क्लास ख़त्म होने के बाद फिर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपको हर चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपका एग्ज़ाम होने मान के चलिए कि 3 to 4 मंथ से कम नहीं लगेगा, ठीक है, 3 to 4 मंथ लगेगा एग्ज़ाम होने में।
इतने टाइम में आपको एक एक क्वेश्चन आपका हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप हर क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप ऐसे देखते रहें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। A FM transmitter has a maximum deviation of 12 kHz and a maximum modulating frequency of 12 kHz. The bandwidth by कार्सन रूल इज किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो कार्सन रूल के अनुसार अंतर्गत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ ज्ञात करनी है, वो भी किलोहर्ट्ज में, ठीक है। क्योंकि किलोहर्ट्ज में दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको डेविएशन फ्रीक्वेंसी दी गई है, डेल एफ का मान दिया हुआ है 12 किलोहर्ट्ज, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है, FM का मान दिया हुआ है 12 किलोहर्ट्ज। तो हम कार्सन रूल जानते हैं, कार्सन रूल फार्मूला वही है जो हमने लिखाया था अभी, ठीक है। तो कार्सन का फार्मूला क्या होता है, यही होता है बी टू इक्वल टू होता है 2 इंटू डेल एफ प्लस FM, ये होता है हमारा कार्सन रूल। इसे बोला जाता है कार्सन रूल, क्योंकि रूल दिया था कार्सन ने दिया था, ठीक है। तो इसी करने इसको ज्ञात करते हैं। 2 इंटू हमको डेविएशन का मान दिया हुआ 12 किलोहर्ट्ज प्लस फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का मान 12 प्लस 12 जोड़ लेंगे 24 हो जाएगा। 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 किलोहर्ट्ज हमारा आ जाएगा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ठीक है, कार्सन रूल के अंतर्गत FM फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगला क्वेश्चन। If FC is the carrier wave frequency and FM is the modulating frequency, then in the resulting amplitude modulated waveform, the upper side band consists of, ठीक है। यदि वाहक तरंग आवृत्ति FC और मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति FM है, तो परिणामी आयाम मॉड्यूलेटिंग तरंग में ऊपरी पार्श्व बैंड में होगी, ठीक है। अपर साइड बैंड की बात कर रहा है, ठीक है। और कैरियर फ्रिक्वेंसी FC दी गई है, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी FM दी गई है। तो हमने बताया था अपर साइड बैंड क्या होता है हमारा, अपर साइड बैंड क्या होता है FC प्लस FM। तो FC प्लस FM हमारा हो जाएगा अपर साइड बैंड, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। FC प्लस FM ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हमारा अपर साइड बैंड है। अगर हम लोअर साइड बैंड की क्या बात करते हैं, LHB की बात करते हैं, तो FC माइनस FM, ठीक है। FC माइनस FM हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया था, हमारा हो जाता है क्या, लोअर साइड बैंड बोले तो LHB, ठीक है। लेकिन हमको अपर साइड बैंड की बात किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। थ्योरेटिकल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर FM सिस्टम इज, FM सिस्टम या बोले तो FM प्रणाली में सैद्धांतिक बैंडविड्थ का मान बताना है आपको। सैद्धांतिक बैंडविड्थ हमारी क्या होती है, ठीक है। हमने बताया था दोस्तों, जो FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है, उसकी जो बैंडविड्थ होती है क्या होती है, वो इनफाइनाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसकी जो अगर प्रैक्टिकली या सैद्धांतिक रूप से बोला जाए, अगर आइडियली बोला जाए इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, तो इस बैंडविड्थ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 2016 में क्वेश्चन आया था दोस्तों DMRC में, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा AM की तुलना में FM का लाभ नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा लाभ है जो FM का नहीं है AM की तुलना में, ठीक है। बेटर नॉइज इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड, बेहतर ध्वनि असंक्रमता उपलब्ध कराई जाती है, ये तो सही है। लोअर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, ये गलत है, क्योंकि FM में बैंडविड्थ क्या होती है, हायर बैंडविड्थ होती है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यही हमारा गलत है, यही हमारा लाभ नहीं है FM का वो AM की अपेक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। FM ब्रॉडकास्ट लाइज इन, ठीक है। FM प्रसारण किस बैंड में होता है, FM का जो प्रसारण होता है वो किस बैंड में होता है। हम जानते हैं FM का प्रसारण किस में होता है, FM का प्रसारण होता है हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड VHF बैंड में। क्योंकि अगर हम FM फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कितना होता है, 88 से 88 टू 108 किलोहर्ट्ज, ठीक है। 108 किलोहर्ट्ज सही है। 108 किलोहर्ट्ज नहीं होता दोस्तों, 100 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। 88 मेगाहर्ट्ज से लेके क्या होता है कि 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। आप अगर FM आपके मोबाइल में FM होगा तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, या रेडियो होगा तो वहाँ भी दी रहती है फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, FM की रेंज कितनी होती है।
एफएम की रेंज कितना होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी किसके बीच में आती है? ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारे बीएचएफ बैंड के बीच में आ जाती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफएम ब्रॉडकास्ट लाइज इन, एफएम प्रसारण किस बैंड में होता है? तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या बीएचएफ बैंड में होता है। इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम इज, एएम के ऊपर एफएम की क्या हानियां होती हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। हाई मॉड्यूलेटिंग पावर इज रिक्वायर्ड, या हाई ट्रांसमिटेड पावर इज रिक्वायर्ड, लार्ज बैंडविड्थ इज नीडेड, या नॉइज इज हाई फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, ये आपको बताना है कि एएम के ऊपर एफएम की क्या हानियां होती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों मैंने बताया था अभी क्या होता है कि इसमें हाई बैंडविड्थ, इसे बोलते हैं लार्ज बैंडविड्थ इज नीडेड, तो बड़े बैंड विस्तार की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें एफएम में। तो इसकी दोस्तों तुलना के लिए क्वेश्चन देता है। ठीक है, दोनों के बारे में अगर आपको जानकारी मालूम रहेगी तो अभी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि एएम में क्या होता है उसकी लो बैंडविड्थ होती है, लेकिन एफएम की बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, बहुत अधिक बैंडविड्थ होती है। तो एफएम को एएम की तुलना में लाभ पूछ रहा है, ठीक है, या हानियाँ पूछ रहा है, तो वही है उसकी लोअर, मतलब उसकी बैंडविड्थ क्या होती है? हायर बैंडविड्थ होती है, या लार्ज बैंडविड्थ इज नीडेड। ठीक है, बड़े बैंड विस्तार की आवश्यकता होती है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नॉइज इज मोर डोमिनेंट इन बीच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें रौ अधिक प्रबल होता है? नॉइज सबसे अधिक किसमें होता है? पल्स आयाम मॉड्यूलेशन में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में, या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में? किसमें सबसे अधिक होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा किसमें होता है? जो पल्स आयाम मॉड्यूलेशन होता है, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारा आयाम मॉड्यूलेशन होता है उसी में नॉइज सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो पल्स आयाम मॉड्यूलेशन में नॉइज सबसे अधिक, इसके नॉइज जो होती है, प्रबल नॉइज होती है, सबसे अधिक होती है पल्स आयाम मॉड्यूलेशन में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप रट लें क्योंकि एग्जाम में बार बार आया हुआ है। ठीक है, DMRC 2014 में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी पूछे जाने की प्रायिकता 99.9% है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रट लें। सबसे अधिक रौ किस में होता है? पल्स आयाम मॉड्यूलेशन में। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई एक एकीकृत मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ चरणबद्ध होता है तो परिणाम स्वरूप होता है व्हेन ए कैरियर इज फेज मॉड्यूलेटेड विद एन इंटीग्रेटेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द रिजल्टेंट इज। तो ऑप्शन नंबर ए में है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, या आयाम मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, या QPSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसी क्रम देखते हैं हम। दी मोस्ट नॉइज इम्यून सिस्टम इज, सबसे ज़्यादा शोर प्रतिरक्षित प्रणाली है। कौन सा ऐसी प्रणाली है जिसमें शोर बहुत, ठीक है, प्रतिरक्षित होता है? सिंगल साइड बैंड, या पल्स कोड मॉड्यूलेशन, या पल्स डिफरेंशियल मॉड्यूलेशन, या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। PCM में नॉइज की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोड को पहले डिजिटल रूप में कर लेते हैं तो उसको भेजते हैं, तो इससे नॉइज होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो नॉइज सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षित किस में होती है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में है, इसे भी रट लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेज मॉड्यूलेशन इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन बिकॉज, संचरण के लिए समानता फेज मॉड्यूलेशन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता है आपको बताना है। इट्स नीड हायर पावर, इसे उच्चतर पावर की आवश्यकता होती है, इसे एंटीना के विशाल आकार की आवश्यकता होती है, या डिकोडिंग के लिए जटिल है, या अधिक सूचनाएं वहन नहीं कर सकता है। तो मेन दोस्तों इसमें क्या है कि इसकी डिकोडिंग करना, जो फेज मॉड्यूलेशन होता है उसको डिकोड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इट कॉम्प्लेक्स फॉर डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन आर, कोण मॉड्यूलेशन के प्रकार हैं। मैंने दोस्तों जब मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है, जब इसको मैंने मॉड्यूलेशन को कई पार्ट में डिवाइड किया था, मैंने आपसे बताया था कि पूछा जाता है कि क्वेश्चन की एंगल मॉड्यूलेशन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए DMRC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन के प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आप। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं FSK एंड PSK, FM एंड PM, या एम्पलीट्यूड एंड फेज, या PPM एंड PWM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो हमने बताया था जो हमारा एंगल मॉड्यूलेशन होता है, एंगल मॉड्यूलेशन हमारा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैम्पलिंग थ्योरम फाइंड्स एप्लीकेशन इन, सैम्पलिंग थ्योरम का प्रयोग होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सैम्पलिंग थ्योरम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ये आपको बताना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में करते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में करते हैं, PCM में करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉट डॉट इज डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम, निम्न में से कौन सा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ये आपको बताना है। हमने इसको भी बताया था आपको, कौन सा डिजिटल होता है, कौन सा एनालॉग होता है, कौन सा कॉन्टीन्यूअस होता है, कौन सा पल्स होता है, ठीक है, कौन सा एंगल मॉड्यूलेशन होता है, ये सब बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये पूछता है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन कौन सा है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है, पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। तो कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लिख लीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऐसे है ना कि एग्जामिनर कहीं से भी ना पूछे, लेकिन इन क्वेश्चन को तो ज़रूर पूछता है, वो हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके फ्री क्वेश्चन है, आप देखें, फट से टिक मारें और आगे चले जाएं, ठीक है। ओनली सेकंडों क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन देखिए फट से आंसर मारिए, क्वेश्चन देखिए फट से आंसर मारिए। हम आपको ऐसे बना देंगे कि आप क्वेश्चन देखोगे और तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। जो पेपर आपका 2 घंटा का होता है, आप उसे 10 मिनट पहले आप पेपर कर लोगे पूरा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह स्पीड आपकी बना दूंगा और इस तरह आपको नॉलेज दे दूंगा। बस वीडियो को देखते रहें, फॉलो करते रहें और ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करते रहें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल एक क्वेश्चन दिए थे आपको, 3 क्वेश्चन दिए थे कि आपको इन क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो काफ़ी कम लोगों ने आंसर दिया था। उसमें अखिल मौर्य ने आंसर दिया था और गुड्डी मियान ने आंसर दिया था, ठीक है। और कैंडिडेट ने आंसर नहीं दिया था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, इसमें कुछ करना नहीं था, फार्मूले बेस पे थे, बस फार्मूले आपको पता होते तो आप आसानी से लगा सकते थे, ठीक है। इसमें क्या था कि एक 6 किलोवाट के वाहक के साथ एक AM सिग्नल 100% के साथ मॉड्यूलेशन उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक पक्ष का साइड बैंड पावर याद करनी है, ठीक है। प्रत्येक साइड बैंड की पावर आपको बतानी थी। कैरियर पावर PC का मान दिया हुआ था जो कि 6 किलोवाट है, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% है, तो यह मान हमारा 1 आ जाएगा। तो हम साइड बैंड पावर को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने का फार्मूला, पहले हम पावर टोटल पावर ज्ञात कर लेते हैं। तो PT इक्वल टू हमारा क्या होता है, वही PC इंटू 1 प्लस M²/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल पावर ज्ञात करें, PC का मान दिया है 6, ठीक है, 1 प्लस M का मान 1 दिया है, 1/2 हो जाएगा। तो 2 के 2 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3/2 हो जाएगा। तो 2 के 2 इंटू 3 लगभग 9 किलोवाट हमारा आ जाएगा टोटल पावर। तो टोटल पावर हमारा 9 किलोवाट आ गई, ठीक है। टोटल पावर हमारी 9 किलोवाट आ गई। इसके अलावा कैरियर पावर हमारी 6 किलोवाट है। तो हम साइड बैंड पावर यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल पावर फार्मूला क्या होता है, टोटल पावर यही होती है हमारी ना, जो हमारी कैरियर पावर होती है प्लस साइड बैंड पावर होती है, यही तुम्हारी टोटल पावर होती है। जो टोटल पावर में कैरियर पावर भी रहेगा और साइड बैंड पावर भी रहेगी, तो हमारी टोटल पावर निकलेगी। टोटल पावर हमारा 9 किलोवाट आ गई और कैरियर पावर हमारी कितना दी गई है, 6 किलोवाट दी गई है। तो यहाँ से हमारी साइड बैंड पावर आ जाएगी। तो PHB इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 साइड बैंड 3 किलोवाट, ठीक है। 3 किलोवाट आ गई साइड बैंड पावर। लेकिन दोस्तों प्रत्येक साइड बैंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारे 2 साइड बैंड होते हैं, एक अपर और एक लोअर। जब साइड बैंड पावर दी गई है, ठीक है, तो अपर साइड बैंड पावर हो जाएगा, ठीक है। अपर साइड बैंड पावर इक्वल टू हो जाएगा साइड बैंड पावर अपान 2, ठीक है। साइड बैंड पावर 3 है अपान 2, 1.5 किलोवाट हो जाएगी अपर साइड बैंड, और लोअर साइड बैंड पावर भी 1.5 किलोवाट हो जाएगी, ठीक है। तो
यहाँ पूछा था कि प्रत्येक साइड बैंड की पावर कितना होगी, तो प्रत्येक साइड बैंड पावर हो जाएगी 1.5 किलोवाट। ठीक है, तो 1.5 किलोवाट कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो एक तरीका दोस्तों ये था निकालने का। ठीक है, इसके अलावा एक फार्मूला भी होता है इसका साइड बैंड का और टोटल पावर के रूप में फार्मूला होता है। क्या होता है, PSB अपान PT साइड बैंड पावर अपान टोटल पावर इक्वल टू एम स्क्वायर अपान 2 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप साइड बैंड पावर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको टोटल पावर मालूम होगी क्योंकि कैरियर से आप टोटल पावर निकाल लिया है, तो टोटल पावर निकाल लिया, इसका मान यहाँ रख लेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी ज्ञात करेंगे तो आपकी साइड बैंड पावर मालूम हो जाएगी। साइड बैंड पावर मालूम हो जाएगी तो प्रत्येक साइड बैंड की पावर निकाल सकते हो आप। तो प्रत्येक साइड बैंड का पावर का फार्मूला वही है, अपर साइड बैंड पावर इक्वल टू साइड बैंड पावर अपान 2। यहाँ से आपकी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों की पावर निकल जाएगी। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते थे, बस फार्मूला मालूम होना चाहिए बस। ठीक है, आप कैसे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके ऊपर है, और कैसे क्वेश्चन पे उस वक्त आपका दिमाग काम करता है। ठीक है, जो फार्मूला दिमाग में आ जाए उसी फार्मूले को आप लगा दो, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी, जितना फास्ट आप दे सको, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन था अखिल जी का। ठीक है, उनका कहना था सर कि -4 का हम 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, -4 का 2's कॉम्प्लीमेंट, देखिए दोस्तों जो हमारे बेस नंबर होते हैं। ठीक है, बेस नंबर मतलब समझ रहे हैं आप, बेस का मतलब हो गया हमारा जो बेस हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, ये सब क्या हमारे ये बेस नंबर हैं। तो बेस नंबर का हमारा जो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है वो वही नंबर होता है। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने पर वही मूल नंबर मिलता है। ठीक है, अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट, अगर 4 का हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो 4 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0 0, ये होता है हमारा नंबर इसका। ठीक है, इसका हम जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0, ठीक है, 1 1, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर अगर इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो बेस नंबर होते हैं उनका 2's कॉम्प्लीमेंट वही नंबर मिलता है। लेकिन बात क्या थी यहाँ पे, माइनस की थी। ठीक है, तो -4 का 2's कॉम्प्लीमेंट, देखिए जो माइनस नंबर क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट का काम ही होता है निगेटिव साइन को प्रदर्शित करना। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव नंबर को प्रदर्शित करने के लिए ही हम 2's कॉम्प्लीमेंट का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन को प्रदर्शित करने के लिए माइनस को हमने बताया था डिजिटल में, माइनस के लिए 1 का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो माइनस के साइन के लिए 1 रख दीजिए, अब 4 का कॉम्प्लीमेंट आप रख दीजिए। हमने बताया था कि यही हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट -4 का। ठीक है, तो जो बेस नंबर होता है हमारा वही होता है 2's कॉम्प्लीमेंट का। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, जो 4 डिजिट में हम रखते हैं 0 1 0 0, ये हमारा क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मतलब कि बाइनरी नंबर है 4 डिजिट में 4 का। ठीक है, जब इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, क्योंकि पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जब 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0 को 1 करेंगे और 1 को 0 करेंगे, तो 0 है 1 हो गया, ये 1 है 0 हो गया। ठीक है, ये 0 है हमारा 1 हो गया, ये 0 है हमारा 1 हो गया। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें 1 ऐड करेंगे, जब इसमें 1 ऐड करेंगे 1 में 1 ऐड किया 0 हो गया, फिर 1 गया कैरी, फिर 1 में 1 ऐड किया 0 हो गया, फिर हमारी कैरी 1 आई, तो कैरी 1 हमारी ऐसे लिख ली। ठीक है, इसके अलावा फिर 1 आई, 1 को हमने ऐसे लिख लिया, तो क्या आ गया हमारा 1 1 0 0। अब आपको देखना जो हमारी साइन बिट है, ठीक है, ये वाली बिट, अगर यहाँ पे 0 होता तो इसको हम 1 करते, क्यों, क्योंकि हमको माइनस प्रदर्शित करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 हमारा आ चुका है, तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट -4 का कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 1 0। ठीक है, ये हमारा निकलता है 2's कॉम्प्लीमेंट। कोई भी बेस नंबर होगा, ठीक है, कोई भी बेस नंबर होगा, अगर 8 का आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 8 का भी 2's कॉम्प्लीमेंट वही आएगा जो उसका बेस नंबर होता है। निकाल कर हम दिखा देते हैं आपको। 8 की बाइनरी कितना होती है, इतना होती है। ठीक है, ये हमारी 8 की बाइनरी है। अब इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 1 को कैरी करेंगे 0, बाकी सबको 1 करेंगे, फिर इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, कैरी 1 जाएगी, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे 0 होगा, कैरी 1 जाएगी, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे 0 होगा, कैरी 1 आएगी, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या हुआ, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 2's कॉम्प्लीमेंट उसका वही बेस नंबर आया। ठीक है, जो बाइनरी नंबर होती है, तो इसीलिए किसी भी बेस का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट दिया निकालने के लिए बेस नंबर का,
तो उसका वही बाइनरी नंबर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो बाकी अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव के लिए 1 का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं डिजिटल में, ठीक है, साइन बिट के रूप में। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन ये वाला था दोस्तों कि एक वाहक तरंग 2 A और B से संग्राहक हैं जिनका मॉड्यूलेशन सूचकांक दिया था 0.6 एंड 0.8, तो इसका टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स ज्ञात करना था। तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स फार्मूला हमने बताया था, MT इक्वल टू क्या होता है, M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, जब आप जोड़ोगे 36 में 64 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 36 और 28 64 इसको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, 0.110 हो जाएगा, ठीक है। MT इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.10, ठीक है। जब इसको बाहर निकालेंगे आप तो आ जाएगा हमारा 0.1। इसका दोस्तों देख लीजिए क्या हुआ, अगर इसका निकालेंगे हम, ठीक है, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.08 का स्क्वायर, ठीक है। जब इनको निकालेंगे तो ये आ जाएगा, अगर 36 में अगर आप 64 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, लगभग 1.00 आ जाएगा। तो 0 मतलब कोई है नहीं, 0.1 आएगा, मतलब 1 बचेगा। तो 1 का अगर हमें बाहर कर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा निकालने का तरीका मॉड्यूलेशन, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बाकी दोस्तों ने लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा, यदि एक सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का 100% साथ, ठीक है, मॉड्यूलेशन दिया हुआ है, डेप्थ दी हुई गहराई की दी गई है 100%, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान दिया हुआ है, टोटल पावर दी गई है और कैरियर पावर की गणना करनी है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा देंगे हम कैरियर पावर का, ठीक है। 15 वाट दी गई है हमारी, तो PT इक्वल टू हो जाएगा हमारा PC 1 + m²/2, ठीक है। तो PT का मान दिया हुआ हमारा कितना, PT का मान दिया हुआ हमारा 15, ठीक है। कैरियर पावर हमें ज्ञात करनी है 1 + m²/2, m मान 1 दिया है 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारा क्या आ जाएगा, 2 के 2 3/2 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, लगभग 5 दूनी 10 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आज के क्वेश्चन क्या है हम आपको देते हैं, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना रहेगा, ठीक है। दोस्तों ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि और जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको ऑलरेडी, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका था पहले ही। ये वाला क्वेश्चन था जो कि आपको लगाना था, ठीक है। इसमें क्या था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल की संपूर्ण शक्ति दी गई थी 100 वाट दी गई थी, 600 वाट दी गई थी, और कैरियर पावर हमको 400 वाट दी गई थी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान ज्ञात करना था। तो इसमें कुछ नहीं करना था, वही है, ठीक है। 600 अपान हो जाएगा 400 इक्वल टू 1 + m²/2, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 1 कट गया, 2 दूना 4, 2 3 4, ठीक है। 3/2 इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बचा हमारे पास, 3/2 इक्वल टू 1 + m²/2। तो 1 इधर आ जाएगा, तो 2 को 3/2 - 2/2 इक्वल टू m²/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 गई, 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू m², तो m का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, तो काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। तो बस एक ही क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, तो वो क्वेश्चन को मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन क्या है ये आपके लिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, इन टीबी में वीडियो संकेत के लिए डॉट द्वारा परिगामित किए जाते हैं। वीडियो संकेत किसके द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी में है पल्स मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी है फेज मॉड्यूलेशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। इसमें पूछ रहा है कि टीबी में, ठीक है, पिक्चर के लिए या वीडियो सिग्नल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस मॉड्यूलेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं, ये आपको आंसर देना है। हम आशा करते हैं आज आपका वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।